हाय गाइस, वेलकम टू लिट इंग्लिश। आज हम अलेक्जेंडर पोप और उनकी पोइम द रेप ऑफ द लॉक के इंट्रोडक्शन और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे। सो बिफोर वी मूव टू द पोइम, वी हैव टू नो अबाउट अलेक्जेंडर पोप and some historical background information because these are the basics. Alexander Pope. His time period was 1688 to 1744. Poet and satirist of the English Augustan period. 18th सेंचुरी को इंग्लिश ऑगस्टन पीरियड कहते हैं और अलेक्जेंडर पोप को 18th सेंचुरी का पोइट, ट्रांसलेटर और सटायरिस्ट कंसीडर किया जाता है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज एज एंड क्लासिकल एरा मेन पायनियर इन 18th सेंचुरी। अलेक्जेंडर पोप को अपने दौर का, अपनी एज का रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है क्योंकि उनकी राइटिंग्स, उनके वर्क्स जो हैं वो उनकी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते थे। एंड ही वाज आल्सो नोन एज क्लासिकल पोइट ऑफ द 18th सेंचुरी। क्योंकि पोप की बुक्स की राइटिंग और उनकी राइटिंग की डीप स्टडी और एक्सटेंसिव स्टडीज़ प्रूव करती हैं कि पोप की इंटेंशन हमेशा अपनी सोसाइटी के फैक्ट्स और एक्सपीरियंसेस को रिप्रेजेंट करना थी। So move to the next point, third most quoted writer. So Alexander Pope को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशन के अकॉर्डिंग शेक्सपियर और अल्फ्रेड टेनिसन के बाद थर्ड मोस्ट कोटेड राइटर कहा जाता है कि जिनके बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस मिलते हैं लिटरेचर में, जिनको बहुत ज़्यादा कोट किया जाता है अपने काम की वजह से। सो अब बात कर लेते हैं कि अलेक्जेंडर पोप को किस चीज़ की वजह से इतना फेम हासिल हुआ। सो ही वॉज फेमस फॉर हीरोइक कपलेट। इस कदर इनको फेम हासिल हुआ कि कहा जाता है कि इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में पोप के अलावा कोई ऐसा पोइट नहीं है जो हीरोइक कपलेट को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और इतनी ब्रिलियंस के साथ हैंडल कर सके। सो ही वॉज फेमस फॉर हीरोइक कपलेट। सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ हीरोइक कपलेट? Iambic pentameter lines that rhyme in pairs. For example, all the human things are subjects to decay, and when fate summons monarchs must obey. आप देख रहे होंगे कि इनकी दोनों लाइंस में लास्ट वाला जो वर्ड है, they both are rhyming together, decay and obey. So move to the best known works of Alexander Pope. He was best known for his poems and an essay on criticism, The Rape of the Lock, The Dunciad, an essay on man. नेक्स्ट, वेव ऑफ द लॉक के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। अ पोइम पब्लिश्ड इन 3 डिफरेंट एडिशंस। इस पोइम को 3 डिफरेंट एडिशंस में पब्लिश किया गया, जिसमें से इसका फर्स्ट एडिशन जो है वो 1712 में, सेकेंड एडिशन 1714 में, थर्ड एडिशन 1717 में पब्लिश किया गया। अगर इसके जॉनरा की बात करें तो ये पोइम एक सटायर है, मोक हीरोइक है, नैरेटिव पोइम है। सटायर में बेसिकली ह्यूमर को यूज़ करके, आयरनी को यूज़ करके, एग्जेजरेशन और तंज को यूज़ करके लोगों की स्टुपिडिटी और फोलीज को दिखाया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। जैसे पोप ने इंग्लैंड की कंटेम्प्रेरी सोसाइटी को सटायर किया है, जो अपनी ज़िंदगी को शो केसेस की तरह गुजारते हैं और उनके मॉरल फ्लॉज को सटायर किया है। मोक हीरोइक में हीरो के करेक्टर में फोली और स्टुपिडिटी को दिखाया जाता है और स्पेशली उसकी हीरोइक क्वालिटीज़ को इस तरह दिखाया जाता है कि हीरो थोड़ा सा अनरीजनेबल, इनकंसिस्टेंट पर्सन लगता है अपने एक्शंस में। इसके अलावा रेप ऑफ द लॉक एक नैरेटिव पोइम भी है, लॉन्ग नैरेटिव पोइम, जिसमें आपको एंटायर स्टोरी का पता चलता है, इसकी प्रॉपर पिकनिंग, इसका मिडल और इसके एंड का पता चलता है। नेक्स्ट, पॉइंट ऑफ व्यू, थर्ड पर्सन omniscient. Third person omniscient point of view in which the narrator knows,
all of the thoughts and feelings of all the characters in the story, जिसमें नैरेटर को अपनी स्टोरी में जैसे जितने भी उसने कैरेक्टर्स इंक्लूड किए हैं उनकी थॉट्स और फीलिंग्स का उसे फुली पता होता है, वो फुली एंटायरली तौर पे वो अवेयर होता है उनसे. So Pope wrote during what is often called the Augustan age of English literature. जिस दौर में पॉप ने लिखा, जिस दौर में पॉप ने काम किया, हम उस एज को, उस दौर को द ऑगस्टन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं. एंड वन मोर थिंग यू मस्ट रिमेंबर दैट हम अलेक्जेंडर पॉप को पोइट ऑफ द एज ऑफ द रीजन भी कहते हैं. ओके, नेक्स्ट द रेप ऑफ द लॉक में अलेक्जेंडर पॉप ने 2 फैक्ट्स को रिफ्लेक्ट किया है अपनी पोइम में, जो कि हैं, फर्स्ट वन है इसमें से सिटराइज्ड द पीपल ऑफ इंग्लैंड, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड स्प्रेड ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल पावर. हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट वन इज सिटराइज्ड द पीपल ऑफ इंग्लैंड. 18th सेंचुरी जब इस पोइम को लिखा गया 18th सेंचुरी में, तो इंग्लैंड पर लास्ट कैथोलिक मोनार्क जेम्स टू को डिस्पोज किया गया, उसको उसकी रूलरशिप से हटाया गया और इसकी जगह पे विलियम थ्री और मैरी टू को रिप्लेस कर दिया गया, जो कि प्रोटेस्टेंट थे. अब कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट की रिलीजियस टसल की वजह से जब इंग्लैंड पर प्रोटेस्टेंट आए तो उन्होंने कैथोलिक्स को बिटरली क्रिटिसाइज़ किया कि कैथोलिक्स जो हैं वो प्रॉपर वे में गॉड की वर्शिप नहीं करते, दे आर करप्ट. एंड वन मोर थिंग, यू विल सी सम विटी क्रिटिसिज्म ऑन प्रोटेस्टेंटिज्म इन द रेप ऑफ द लॉक, कि कैसे अलेक्जेंडर पॉप जो हैं वो विटी वे में प्रोटेस्टेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं. इसके अलावा 18th सेंचुरी में एंटी कैथोलिक लेजिस्लेशन ने भी कैथोलिक फैमिलीज़ के लिए मुश्किल बढ़ा दी कि वो अपने लिए लैंड ओन नहीं कर सकते, अपनी मुस्तकिल रहाइश का बंदोबस्त नहीं कर सकते और लंदन में उनके लिए रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, वो नहीं रह सकते थे, अपनी ज़िंदगी वहाँ पे नहीं गुजार सकते, इतना इतना मुश्किल था उनके लिए. तो पोप ने इंग्लैंड के लोगों स्पेशली फेमिनाइन फ्रिवॉलिटी को सिटायर किया है. And he came out with the most unpleasant and shocking remark that every woman at least is awake. Means all the women are frivolities and their chief interest was in lovemaking. ओके, सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं. इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सेपरेट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल पावर. ये किस तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ब्रिटिश पावर ने सेपरेट किया, अपने आप को बढ़ाया. और रेप ऑफ द लॉक में अलेक्जेंडर पॉप ने इस फैक्ट को भी रिफ्लेक्ट किया है. सो 18th सेंचुरी को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आगाज़ कहा जाता है, जब बहुत से रूरल एरियाज़ इंडस्ट्रियलाइज्ड हुए और अर्बनाइज्ड हुए, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी, स्टीम इंजन्स और आयरन ब्रिजेस और फैक्ट्रीज़, मशीन प्रोडक्ट्स की इन्वेंशन ने बहुत कम कीमत में ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए. तो इस वजह से ब्रिटिश कॉलोनियल पावर की इन्हांसमेंट हुई, उनकी एडवांसमेंट हुई और इसमें ऑयल और कोयले की और आयरन की सप्लाईज़ भी लार्ज होने लगी, बहुत ज़्यादा पैमाने पे होने लगी. तो ऑब्वियसली ब्रिटेन्स को इसका एडवांटेज तो होना ही था. सो दिस इज़ हाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन स्प्रेड इन द 18th century and the British colonial power is spread in the 18th century. Thank you so much.